कि खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचलित होकर, कि खड़े रहो तुम अविचलित होकर, सब संकट तूफानी में, सब संकट तूफानी में। दोस्तों, आपके इस चैनल पर स्वागत करते हैं, स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। आप सभी सम्मानित दोस्तों को दिल खोल कर स्वागत करते हैं। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत करते हैं। उत्कर्ष क्लासेस डेली करंट अफेयर्स से फुल पत्ती वाली क्लास 16 मई 2024 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपको यह हैंडराइटिंग नोट्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक मिलता रहेगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो स्टडी विथ मनोरंजन ऑफिशियल से जाके डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में श्रीलंका के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लिया है? तो लॉरेंस बोंग जो है, लॉरेंस बोंग जो है कहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो यह सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में लॉरेंस बोंग शपथ लिया है। अब आपको इम्पोर्टेंट ये फैक्ट जानना जरूरी है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री जो थे, ली लुंग जो थे, इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद लॉरेंस बोंग प्रधानमंत्री बने। अब बातें करते हैं हाल ही में सिंगापुर के चौथे नंबर के प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य किसको बन गया है? लॉरेंस बोंग को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ली लुंग पिता का नाम, ली लुंग के पिता का नाम क्या है? ये जो ध्यान रखिए, ली लुंग जो पिता का नाम पूछा गया, जो इस्तीफा दिए हुए थे, इनका पिता का नाम ली कुआन यू इनका पिताजी का नाम है। बताने का जरूरत इसलिए है दोस्तों, ली कुआन यू जो है, यह आधुनिक सिंगापुर के संस्थापक हैं। आधुनिक सिंगापुर के जो संस्थापक यही है, ली कुआन यू है। बात करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है, सिम्बेक्स अभ्यास किया जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा अभ्यास दोस्तों? सिम्बेक्स अभ्यास किया जाता है। हाल ही में चाड के राष्ट्रपति के रूप में शपथ को लिया गया है। तो चाड के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन? इदरिस डेबी बने हुए हैं। तो इदरिस डेबी कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चाड देश के राष्ट्रपति बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्कॉटलैंड के 7वें प्रथम मंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो स्कॉटलैंड के 7वें प्रथम मंत्री के रूप में शपथ लेनी है कौन? तो जॉन स्विनी जो है दोस्तों, ये स्कॉटलैंड के 7वें प्रथम मंत्री के रूप में शपथ लिया है, जॉन स्विनी। वर्तमान में रूस के प्रधानमंत्री कौन बने हुए? फिर से मिखाइल मिस्तुनी जो बने हुए हैं। और रूस के पांचवी बार व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति चुने गए हैं, और प्रधानमंत्री के रूप में मिखाइल मिस्तुनी बने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मिनिस्ट्री होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। बिल्कुल बात सही है। और यह बात संविधान के किस आर्टिकल में कही गई है? इसकी जानकारी हमें आर्टिकल 74 से मिलती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा आर्टिकल 74 से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रपति के सलाह देने के लिए एक मिनिस्ट्री बनाया जाएगा, और मिनिस्ट्री का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। और किस आर्टिकल में इस बात को बोला गया? तो आर्टिकल 74 में कहा गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? यह बात संविधान के किस आर्टिकल में कही गई है? तो यह व्यक्तिगत रूप से यह राष्ट्रपति के रूप में उत्तरदायी होंगे, जिसकी जानकारी हमें आर्टिकल 75 से मिलती है। मंत्री जो होंगे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं? तो राष्ट्रपति के। इसकी जानकारी हमें किस आर्टिकल से मिलती है दोस्तों? आर्टिकल 75 से मिलती है। मंत्री परिषद जो होता है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये मंत्री परिषद भैया सामूहिक रूप से, कोलेक्टिव रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के। और व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो यह राष्ट्रपति के। तो ये बातें समझ में आ गया। तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, जिसकी जानकारी हमें किस आर्टिकल से दोस्त मिलती है? तो 75 के 3 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्तमान में चुनाव आयोग कौन सी लोकसभा लड़ी जा रही है? तो 2024 में दोस्तों चुनाव अभी चल रहा है, तो ये कौन सा नंबर का चुनाव चल रहा है? तो 18वीं चल रहा है दोस्तों, 18वीं ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। देखते हैं दोस्तों कौन नया प्रधानमंत्री बनते हैं, वो दिन की घड़ी इंतजार होगी। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला कैबिनेट बनी थी कौन? तो राजकुमारी अमृता कौर जो थी, यह स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला कैबिनेट बनने का सौभाग्य किसको मिला था? राजकुमारी अमृता कौर। और यह स्वास्थ्य मंत्री बनी हुई थी और सबसे लंबा कार्यकाल एक ही मंत्रालय में इन्हीं का रहा है। वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी पार्टनर कौन सा बन गया है? तो पार्टनर देश कौन बन चुका है दोस्तों? यह चीन है ना? 2024 में सबसे ज्यादा व्यापार किस देश से किया गया है दोस्तों? यह चीन से किया गया है। बात समझ में आ रही है ना? हम लोगों को केवल भ्रमित किया जाता है और भारत सरकार मोदी गवर्नमेंट जो है चीन के साथ व्यापार करती है। और यहाँ पर बोला जाता है चीन के सामान का बहिष्कार करो। ये भाई ये देखो तो सही नहीं है। सबसे बड़ा भागीदार अमेरिका को छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं, तो चीन बना हुआ है सबसे ज्यादा भागीदारी देश। आयात और निर्यात के मामले में किस देश के साथ सर्वाधिक होने वाला ये सबसे ज्यादा है? आयात और निर्यात निर्यात मिलकर किस देश के साथ सर्वाधिक हुआ है? तो ये आपको ध्यान रखेंगे चीन के साथ अभी हुआ है। वह 2024 में सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी में दूसरा स्थान कौन है? तो आपको यूएसए जो है दूसरे स्थान पर है। वह 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी में तीसरा देश कौन सा बना हुआ है? तो यूएई देश बना हुआ है। प्रथम देश आपको चीन, दूसरा यूएसए, तीसरा यूएई बना हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चीन के साथ लगभग कितना मिलियन डॉलर का व्यापार किया गया है दोस्तों? 118 मिलियन डॉलर का व्यापार किया गया है चीन के साथ। 118 मिलियन डॉलर के साथ चीन के साथ व्यापार किया गया, जिसमें निर्यात पर आपको 17 मिलियन डॉलर निर्यात किया गया है। 17 मिलियन डॉलर निर्यात किया गया, देख रहे हैं ना? आयात किया, देखिए यहाँ पर भारत ने सामान बेचा हुआ कितना? चीन को 17 मिलियन डॉलर बेचा है। और चीन से भारत कितना सामान खरीदा है? 101 मिलियन डॉलर खरीदा हुआ है। देख रहे हैं, आयात माने किसी सामान को आयात करना, तो 101 मिलियन डॉलर आयात किया गया। निर्यात देख रहे हैं 17 मिलियन डॉलर का, तो आप बात समझ सकते हैं चीन का व्यापार सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, चीन के साथ भारत घाटे में, तो भाई घाटे में नहीं रहेगा भैया। यह 17 मिलियन डॉलर अपने उस देश को बेच रहे हैं, अब वह सामान वहां पर चीन अपना भारत में 101 मिलियन डॉलर का व्यापार कर रहा है। बात करते हैं दोस्तों चीन की मुद्रा की बात करते हैं, तो चीन के युआन मुद्रा है। और वहां के वर्तमान में राष्ट्रपति की बात करते हैं दोस्तों, शी जिनपिंग जो है चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति है। और चीन में एक प्रमुख जो है मरुस्थल है टकला मकान मरुस्थल, पूछता रहता है टकला मकान मरुस्थल दोस्तों कहाँ है? ये चीन में है, चीन में हुआंगो नदी चीन में है। आगे बढ़ते हैं, भारत और चीन के सीमा जो है किस रेखा के द्वारा निर्धारित किया गया है? मैकमोहन रेखा जो निर्धारित किया गया भारत और चीन के बीच में। पंचशील समझौता हुआ था कब? तो 1954 में हुआ था। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी कहाँ है दोस्तों? बीजिंग है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चीन का शोक किस नदी को दोस्तों बोलते हैं? तो हुआंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। शंघाई शहर किस नदी के किनारे बसा है? यांगसी नदी के किनारे में, यांगसी नदी के किनारे बसा हुआ है। यांगसी नदी के किनारे आपको शंघाई शहर बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, हाल ही में विश्व टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बन चुकी है, तो मनिका बत्रा जो बन चुकी है। तो ये टेबल टेनिस प्लेयर जो है मनिका बत्रा, और ये रैंकिंग में 25 में अपना जगह बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला बन चुकी है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा का संबंध पूछ लेता है दोस्तों किस खेल से है? तो ये टेबल टेनिस खेलती है, टेबल टेनिस। अब बात करते हैं, यह टेबल टेनिस प्लेयर है मनिका बत्रा, टेबल टेनिस से संबंधित इनका संबंध है। और रैंकिंग इनका 25वां में, आपको 24वें स्थान पर यह मनिका बत्रा है। मनिका बत्रा युगल में रैंकिंग में चौथे पर है। ऐसा करने वाले प्रथम भारतीय हैं।
जुगल में पूछेगा, रैंकिंग में चौथा और इस प्रकार करने वाले प्रथम महिला बनी हुई है। शरद कमल, जो ध्यान रखेंगे, शरद कमल 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित पाने वाले खिलाड़ी बने हुए हैं। तो शरद कमल 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ी बने हैं। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन सम्मानने वाले हैं? तो ये शरद कमल इसका ध्वजवाहक बनेंगे। यह 33वां जो होगा पेरिस में ओलंपिक 2024 का, तो भारत का ध्वजवाहक कौन बनेगा? तो शरद कमल, जिनको 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अंशु मलिक का संबंध किस गेम से है दोस्त? तो यह कुश्ती खेलती है अंशु मलिक। ध्यान रखें, साक्षी मलिक जो हो जाएगा तो आपको कुश्ती, अंशु मलिक कुश्ती, इस बात का ध्यान रखेंगे। मीराबाई चानू किस खेल से है? तो वेट लिफ्टर से है। ये भार उठाती है, भारोत्तोलन खेलती है। केडी जादव किस खेल से संबंधित है? तो ये केडी जादव एक कुश्ती से संबंधित है। और बात करते हैं 1952 में ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाला ये ब्रॉन्ज मेडल केडी जादव ये पदक जीते हुए थे 1952 में। जिनका संबंध किस गेम से है? तो ये आपको कुश्ती से संबंध है इनका। सलीमा टेटे किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको हॉकी के कोच बन चुकी है सलीमा टेटे। भवानी देवी का संबंध आपको तलवारबाजी है, तो भवानी देवी का संबंध आपको तलवारबाजी से है। शीतल देवी आपको पैरा तीरंदाजी है, यह पैर से, इनका दोनों हाथ नहीं है, पैर से तीरंदाजी करती है। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध आपको वेट लिफ्टर है, यह वेट लिफ्टर एक कर्णम मल्लेश्वरी, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगले क्वेश्चन पर दोस्त बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2015 से 2021 के अनुसार सर्वाधिक व्यापार वन्य जीव प्रजाति कौन सी है? तो कहने का मतलब क्या है कि संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें वन्य जीवों को आप एक अपराध रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा वन्य जीवों का व्यापार किया गया है, जिसमें गेंडा का, पेंगोलिन को और हाथी का व्यापार किया गया है। ये सबसे ज्यादा अपराध की श्रेणी में गेंडा, पेंगोलिन और हाथी को सबसे ज्यादा व्यापार किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2015 से 2021 में जारी किया गया, किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा जारी किया गया है। यूएनओ के द्वारा वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2015 से 21 को जारी किया गया। जारी करने वाला कौन है? यूएनओ ने जारी किया है। विश्व वन्य जीव अपराध कहाँ जारी हुआ है? तो वियना में जारी किया गया है। तो ये अपराध रिपोर्ट कहाँ जारी किया गया है? वन्य जीव अपराध रिपोर्ट दोस्त कहाँ जारी किया गया है? वियना में, किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा जारी किया गया है। बात करते हैं डेन्यूब नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो ये आपको वियना शहर जो है डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। और डेन्यूब नदी किस नदी किनारे दोस्तों? तो ये आपको वियना शहर बसा हुआ है। व्यापार वन्य जीव प्रजाति में आपको ध्यान रखेंगे, गेंडा, पेंगोलिन, हाथी और सिंह, हाथी के सिंह का, अच्छा ठीक है, हाथी के सिंह का व्यापार किया गया है। देवदार वृक्ष कहाँ, देवदार वृक्ष का भी व्यापार किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। देवदार वृक्ष पेड़ का सर्वाधिक व्यापार हुआ है। तो सबसे ज्यादा वृक्षों में पूछेगा तो किसका? तो देवदार वृक्ष का। और ओपेक का मुख्यालय ध्यान रखेंगे, ओपेक का मुख्यालय वियना है और वियना डेन्यूब नदी के किनारे दोस्त है। बात करते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट पहली बार कब जारी किया गया था दोस्त? तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस रिपोर्ट पहली बार जारी किया गया था 1987 में इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जारी किया गया था, पहली बार 1987 में जारी किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस रिपोर्ट कहाँ जारी होता है? तो ये आपको देहरादून में, इसका मुख्यालय भी आपको देहरादून में, आपको पहली बार रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था, इसका मुख्यालय देहरादून में है। यह इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है कितने वर्षों के अंतराल पर जारी किया जाता है दोस्त? तो 2 वर्षों के अंतराल पर इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जारी किया जाता है, 2 वर्षों के अंतराल पर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है कौन? तो ध्यान रखेंगे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मानव विकास सूचकांक जारी करने वाला कौन सा है, तो यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसमें ध्यान रखेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आपको विश्व आर्थिक मंच, मानव विकास सूचकांक आपको यूएनडीपी और ग्लोब इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, आईएमएफ जारी करता है दोस्त। ग्लोब इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है, आईएमएफ जारी करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करने वाला कौन सा था, आपको ऑनकार्ट है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है कौन भैया, तो ऑनकार्ट जारी करता है। रेड डाटा बुक जारी करता है कौन, आईयूसीएन जारी करता है। आईयूसीएन के द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है, जिसमें विलुप्त प्राणियों को इसमें संरक्षित किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत में पहली बार किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया है, तो ये जो नीदरलैंड में दोस्तों भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया था, नीदरलैंड में। ठीक है, रस्टडम नीदरलैंड में इसको स्थापित किया गया है। भारत ने पहली बार अपना मंडप स्थापित किया है नीदरलैंड में, और लक्ष्य दोस्तों 2030 तक 5 मिलियन मिलिट्री टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक 5 मिलियन मिलिट्री टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। नीदरलैंड की राजधानी का एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों, तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय आपको द हेग ध्यान में रखेंगे, जो नीदरलैंड में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों द हेग में है, और इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। 15 होती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 दोस्त होती है। इनकी कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है, ये भी बात रखते हैं, याद रखेंगे। भारत की ओर से दलबीर भंडारी शामिल हुए हैं, ये भारत की तरफ से ये दलबीर भंडारी इसमें शामिल हुए हैं, और नवाब सलेम वर्तमान में प्रमुख हैं, तो ध्यान रखेंगे नवाब सलेम जो है इसके वर्तमान में प्रमुख बने हुए हैं। चलिए ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन की खोज करने वाला कौन था, कैवेंडिश है। हाइड्रोजन का खोज आपको कैवेंडिश के द्वारा किया गया है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक दोस्त कितना होता है, तो 1 होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अन्य क्या नाम है, अन्य नाम क्या है दोस्तों, इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है। तो दोस्तों आवारा तत्व आपको हाइड्रोजन को बोला जाता है, हाइड्रोजन को दोस्तों कहा जाता है। आवारा तत्व आपको हाइड्रोजन को कहा जाता है। यह परमाणु क्रमांक 1 होता है, कैवेंडिश ने इसका खोज किया था, आवारा तत्व बोला जाता है। और इसके आइसोटोप कौन कौन से होते हैं दोस्तों, इसके 3 समस्थानिक होते हैं। 3 समस्थानिक दोस्तों इसको रहते हैं, कौन कौन, बात करते हैं इसमें प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टेट्रियम, ये 3 समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टेट्रियम होता है, ठीक है, इसके 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के। और बात करते हैं प्रोटियम का 1H1 होता है, 1H1 होता है, और ड्यूटेरियम का 1H2 होता है, ठीक है ना, इसका समस्थानिक याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नोट में 1H2 दूसरे हाइड्रोजन पर स्थित समस्थानिक होता है, या 1H2 जो है दूसरा हाइड्रोजन पर स्थित समस्थानिक होता है, और इसका ऑक्सीजन जो है संग यौगिक वाला भारी जल बनाता है। ऑक्सीजन के साथ जो है ये संग मन की मिलकर यौगिक भारी जल बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, D2O, जिसको भारी जल कहा जाता है। तो ये बातें ध्यान रखेंगे दोस्तों। बात करते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने तत्व मौजूद थे, तो 63 तत्व मौजूद थे। 63 तत्व मौजूद थे मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, 63 तत्व मौजूद था। वर्तमान में कितने तत्व हैं दोस्तों, तो 118 तत्व हैं वर्तमान में, समय में 118, लेकिन मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 63 तत्व थे।
और इसमें कितने आवर्त की संख्या, आवर्त की संख्या 7, आवर्त 7, वर्ग 18, वर्ग 18 है ना, वर्ग 18 याद रखेंगे, आवर्त 7। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। हाल ही में भारत के 50वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो 50वीं ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता हुआ तो श्याम निखिल ने जीता है, श्याम निखिल ने जीता है। श्याम निखिल ने कौन सा ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है? तो 50वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर के श्याम निखिल ने अपने नाम कर लिया है। तो ये शतरंज का गेम है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन? विश्वनाथ आनंद बने थे, प्रथम विश्वनाथ आनंद बने थे। 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हुए थे दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे वैशाली रमेश बाबू, वैशाली रमेश बाबू आपको इस बात को 84वीं नंबर का, 50वीं आपको ध्यान रखेंगे श्याम निखिल, श्याम निखिल बने हुए हैं। 50वीं पूछेगा श्याम निखिल और 84वीं पूछेगा तो आर वैशाली, आर रमेश बाबू बने, आर इसी का नाम है वैशाली रमेश बाबू। 50वीं ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है श्याम निखिल ने जीता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। श्याम निखिल कहाँ के रहने वाले? तो तमिलनाडु के रहने वाले हैं श्याम निखिल, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और ये 50वें ग्रैंड मास्टर का खिताब जीत लिया है। उससे पहले 84वीं जो है वैशाली रमेश बाबू ने जीता हुआ है और प्रथम ग्रैंड मास्टर आपको विश्वनाथ आनंद जीते हुए थे। श्याम निखिल जो है तमिलनाडु के रहने वाले हैं। शतरंज की राजधानी बोला जाता है तमिलनाडु को, शतरंज की राजधानी तमिलनाडु को बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि खेल का प्रचलन सबसे ज्यादा तमिलनाडु में ही है, इसलिए उसको राजधानी बोला गया है। चलिए ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं। 44वें शतरंज ओलंपियाड कहाँ हुआ है? तो दोस्तों यह चेन्नई में हुआ है, यह भारत के अंदर हुआ था। 44वें जो है शतरंज ओलंपियाड का आयोजन आपको कहाँ किया गया था? तो चेन्नई में किया गया था दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। 45वां ओलंपियाड शतरंज का कहाँ आयोजित किया गया था? तो 45वां पूछेगा दोस्तों आपको हंगरी बुडापेस्ट जो में किया गया था, ठीक है ना। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, जिसमें 45वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया गया था। 44वां याद रखेंगे अपने भारत में किया गया था, चेन्नई में किया गया था। हंगरी के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तमस सोलियोक, तमस सोलियोक जो है आपको हंगरी के वर्तमान में राष्ट्रपति है, तमस सोलियोक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। हाल ही में भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले किसने लॉन्च किया है दोस्तों? पिक्सेल प्ले किसके द्वारा, किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च किया गया है पिक्सेल प्ले, यह HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। पिक्सेल प्ले यह HDFC बैंक के द्वारा लाया गया है। पिक्सेल प्ले भारत का प्रथम प्रीमियम वर्चुअल कार्ड जारी किया गया है। इसको लॉन्च करने वाला HDFC बैंक है, वीजा से मिलकर किया करेगा। इसके सदस्य के लिए जो है दोस्तों पिक्सेल, ध्यान रखेंगे इसमें आपको 500 रुपया देने होंगे और साथ ही साथ जो टैक्स लगेगा वो भी देना पड़ेगा। और वो कौन सा ऐप का पर भुगतान मिलेगा? तो आपको किस पर भुगतान मिलेगा? तो पे जेड ऐप पर ये आपको भुगतान का सुविधा मिलेगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जानकारी था। पिक्सेल प्ले HDFC बैंक के द्वारा जारी किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। लक्षद्वीप में पहला प्राइवेट बैंक खोलने वाला कौन बन चुका है दोस्तों? लक्षद्वीप में प्राइवेट बैंक खोलने वाला कौन हो गया? HDFC बैंक जो है पिक्सेल प्ले जारी किया है और लक्षद्वीप में प्राइवेट बैंक खुला हुआ है, HDFC बैंक खुला हुआ है लक्षद्वीप में, इस बात को ध्यान रखेंगे। बाबा बैंक ऐप RBI ने बैन हटा दिया है, यह किस बैंक का था? तो बाब बैंक है ना, बाबा नहीं सॉरी, यह बाब है, बाब बैंक RBI ने बैन से हटा दिया है। तो आपको BOB बैंक ऑफ बड़ौदा पर बॉब बैंक को ऐप को हटा दिया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। BOB है ना, यहाँ पर देखना बॉब, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में ठंडे लावा की विनाशकारी बाढ़ से कहां पर व्यापक जन धन की कमी का हानि हुआ है? तो जान माल की सबसे ज्यादा ठंडा लावा के चलते, विनाशकारी बाढ़ के चलते वहां पर हानि पहुंचा हुआ है। तो इंडोनेशिया की बात है, यहाँ पर ठंडा लावा की विनाशकारी जान माल की क्षति हुआ तो इंडोनेशिया में हुआ है, ठीक है ना। और बात करते हैं लक्षद्वीप के सुमात्रा द्वीप पर भारी वर्षा और ज्वालामुखी के
ढलानों से बर्फ ढलानों से ठंडे लावा और कीचड़ बहने से तबाही मच गया है, ये बात तो समझ लीजिएगा। सुमात्रा द्वीप आपको इंडोनेशिया में ध्यान रखेंगे। और माउंट मेरापी ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोट हुआ है, तो ये क्वेश्चन याद रखें। माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में दोस्तों। माउंट मेरापी सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो ठंडा लावा होकर जम गया था और उसे बारिश के चलते अब बाढ़ के साथ साथ जो है शहर में अंदर पहुंच गया है, जिसके चलते जान माल की क्षति पहुंचा हुआ है इंडोनेशिया में। और तबाही में 41 लोगों की जान चली गई है। और इसके बहे हुए लावा को क्या कहते हैं? तो लहर कहा जाता है। बहे हुए लावा को, है ना, ये लावा बह गया है तो एक लहरदार की तरह दिखाई देता है, तो इसी को लहर कहा जाता है, इसी को लहर कहा जाता है। ठंडे लावा के विनाशकारी बाढ़ से इंडोनेशिया में व्यापक जनधन की कमी का हानि हुआ है, इस बात को जान मान की क्षति हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। माउंट कोटापेक्सी कहाँ है दोस्तों? तो माउंट कोटापेक्सी इक्वेडोर में है। माउंट कोटापेक्सी ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, इक्वेडोर में है। और माउंट सिनाबंग इंडोनेशिया में, माउंट सिनाबंग जो है इंडोनेशिया में है। माउंट सिनाबेन इंडोनेशिया में। बैरन द्वीप पूछता है तो अंडमान निकोबार में है। बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का, अंडमान निकोबार में है। और विसुवियस जो है इटली के अंदर है ना। विसुवियस जो है ज्वालामुखी दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों? ये आपको इटली के अंदर। और माउंट कोटोपेक्सी इक्वेडोर में। और माउंट सिनाबंग इंडोनेशिया में। बैरन द्वीप आपको पूछता है तो अंडमान निकोबार में। और विसुपियन द्वीप पूछता रहता है ज्वालामुखी, तो ये आपको इंडोनेशिया के अंदर है। स्ट्रोम्बोली जो है, स्ट्रोम्बोली को भूमध्यसागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और देवबंद कहाँ पर है दोस्तों? तो देवबंद आपको ईरान में है। देवबंद कहाँ है दोस्तों? ईरान में है। मौनालवाल ज्वालामुखी आपको कहाँ देखने को मिलता है? हवाई द्वीप में देखने को मिलता है। मौनालवाल ज्वालामुखी दोस्तों कहाँ देखने को मिलता है? हवाई द्वीप में देखने को मिलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। हाल ही में भारतीय सेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये भारतीय वायुसेना के द्वारा पहले स्वदेशी मोबाइल अस्पताल का भीम का सफल परीक्षण आगरा में किया गया है दोस्तों, आगरा में किया गया है। और बात करते हैं इसमें हल्का मजबूत QSBE बॉक्स होगा, ठीक है ना। इस मोबाइल अस्पताल भीम का सफल परीक्षण में इसमें मजबूत QUB बॉक्स होगा। बात करते हैं प्रकृति आपदा बाढ़ भूकंप में सहायता प्रदान करने के लिए इन बॉक्स को एयर ड्रॉप काम करेगा। ये नया टेक्नोलॉजी आया हुआ है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ललन टॉप क्वेश्चन बताया गया है कि समर जो है, समर ये कैसा मार करता है? ये समर जो है ये आपको सरफेस टू एयर की तरफ मार करता है। समर जो है मारक क्षमता कैसा है इसका? ये आपको ध्यान रखेंगे, सरफेस से एयर टू। और स्मार्ट ये क्या टारपीडो है? आपको एंटी सबमरीन टारपीडो है। समर क्या है? समर आपको सरफेस टू एयर से मार करता है। और स्मार्ट की बात करते हैं, एंटी सबमरीन टारपीडो है। उग्रम जो है असॉल्ट राइफल है। क्वेश्चन पूछेगा उग्रम क्या है? उग्रम क्या है दोस्तों? असॉल्ट राइफल है। उग्रम क्या है दोस्तों? ये राइफल का नाम है। वसारोद जो है क्या है? कम दूरी पर एयर डिफेंस सिस्टम है। वसारोद क्या है दोस्तों? ये आपको कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। प्रचंड दोस्तों क्या है? प्रचंड एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। प्रचंड क्या है दोस्तों? एक हल्का हेलीकॉप्टर का नाम क्या? प्रचंड है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये सभी क्वेश्चन पूछ लेता है। इराह क्या है? तो इराह दोस्तों जो है ये पहली जो है AI फिल्म है। यह इराह जो है, इराह पहली AI फिल्म का नाम क्या है? इराह नाम है। पहला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहा जाता है, ये बातें ध्यान रखेंगे। विक्टोरिया सी जो है आपको AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। विक्टोरिया सी
क्या है? तो यूक्रेन का एआई राजदूत है। तो विक्टोरिया सी क्या है दोस्त? तो यूक्रेन का यह एआई राजदूत के रूप में काम कर रहा है। पर्वल दोस्त क्या है? तो पर्वल कम दूरी का रिवॉल्वर है। पर्वल क्या है दोस्तों? ये कम दूरी का रिवॉल्वर है, ये बातें ध्यान रखेंगे। लिसा, लिसा क्या है? तो ये लिसा जो है पहली एआई क्षेत्रीय न्यूज एंकर बनी है। तो लिसा क्या है? तो एआई एंकर है, एआई एंकर है। एआई के मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है। आइरिस ये आपको एआई है, तो आपको आइरिस ये केरल के विद्यालय में पढ़ा रही है आइरिस, और ये आपको पहले टीचर बनी हुई है आइरिस। तो ये लर्न टफ क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, इसको याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्त बात करते हैं। हाल ही में दिव्यांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता अलीसा मुन्रो, अलीसा मुन्रो का सम्मान किस देश से रहा है? तो ये आपको आपकी इनकी मृत्यु हो गया। दिवंगत जो साहित्यकार नोबेल पुरस्कार विजेता अलीसा मुनरो का सम्मान किस देश से? तो ये कनाडा के थे, कनाडा का। और ये पहला कनाडियाई महिला थे नहीं, ये पहला कनाडियाई महिला थी जिनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिल चुका हुआ है, और हाल ही में इनका मृत्यु हो गया है। अलीसा मुनरो कनाडा की रहने वाली थी और प्रथम महिला कनाडियाई थी जिसको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। थैंक यू सो मच। और यह लर्न टफ क्वेश्चन समाप्त होते हैं दोस्तों। यह आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर 16 मई का था और आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो था। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर वीडियो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ मनोरंजन ऑफिशियल से जाकर ले लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। अपना ध्यान रखेंगे, मस्त रहें, बिंदास रहें।